नमस्कार, मैं भाव्य, आप देख रहे हैं N4 न्यूज भारत। आज हम लोग हैं धनबाद कोर्ट में और हमारे साथ जुड़े हैं जयराम महतो। आपको बता दें कि जो झारखंड में एक उभरती हुई पार्टी सामने आ रही है, JBKSS, उसके जाने माने नेता हैं जयराम महतो। और अब इन कोई परिचय के मोहताज नहीं है, आप इनको बखूबी जानते होंगे और कह सकते हैं पूरे झारखंड के युवा इनके फैन हैं। तो इनसे आज हम बातचीत करेंगे और सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आखिर इनको कोर्ट में मौजूद क्यों होना पड़ा है, क्या है इसके पीछे कारण, ये सारी चीजें हम इन्हीं से बात करके जानेंगे। पहले आप यही बता दें कि आप कोर्ट में आपको क्यों बुलाया गया है? सबसे पहले थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे कि आपको इतना दूर तक आना पड़ा, हमारी वजह से आपको कष्ट सहना पड़ा, इसलिए अपनी ओर से हम क्षमा चाहेंगे। कोर्ट आने का आज मकसद है कि 2015 का एक केस है, उसी में आज हमारा डेट है और उसी में हाजिरी लगाने आए हैं। क्योंकि केस भी इसी कारण हुआ था कि मैं बचपन से ही हमेशा प्रतिभावान रहा हूँ, टैलेंटेड रहा हूँ, लोगों के बीच हमेशा अपने टैलेंट की बदौलत बहुत काम किया हूँ। तो लोगों का हमेशा एक चीड़ होता है कि जो लोग समाज में बढ़ते हैं, समाज में जो नौजवान आगे बढ़ता है, उसको फंसाने का, ट्रैप करने का बहुत प्रयास करते हैं। तो उसी में हमारे गांव में एक हत्या हुई थी, गांव के ही व्यक्ति ने किया था, तो उसी में सड़क जाम किया गया था। तो जाहिर सी बात है, सड़क जाम में हजारों संख्या की, में लगभग 10,000 के आसपास लोग थे। और तो उसी में किसी ने कहा कि लड़का बहुत तेज है, आगे बढ़ रहा है, तो इसका नाम डाल दिया जाए। तो साजिश के तहत मेरा नाम 2 केस में 2015 में डाला गया था। तो उसी में आज एक 2023 से 8 साल बीत चुके हैं, उसी के डेट के सिलसिले में आए हैं। ये सारे इल्जाम आप पे कौन लगाए हैं? देखिए, जो लोग ये चाहते हैं कि समाज में उनका आधिपत्य रहे, वे गलत को गलत कहें, लोग मान ले, मैंने वो जैसा चाहे समाज को चला सके, ऐसे लोगों का दबदबा रहे समाज में। और हम लोग शुरू से रहे क्रांति स्वभाव के, अन्याय का विरोध किए हैं, जो गलत है उसका विरोध किए हैं। तो ऐसे ही लोग हैं जो नहीं चाहें कि हम लोग आगे बढ़ें। कोर्ट में अभी आपका केस का क्या स्टेटस चल रहा है? मुझे लगता है अब समाप्ति की ओर है, 8 साल हो चुके हैं। और ऐसे भी जो समूह का केस होता है, उसमें क्या कोई अपना व्यक्तिगत केस मेरा नहीं है, मैंने किसी का निजी हनन नहीं किया है, न मेरा कोई निजी अपराध है। केस हुआ था, उसमें हजारों की संख्या में लोग का नाम दर्ज किया गया था, मेरा भी नाम किसी ने सजेस्ट किया कि ये भी लड़का आगे बढ़ रहा है, नाम को दर्ज किया जाए। इसके अलावा भी कुछ और केसेस आप पे चल रहे हैं क्या? हाँ, आज जस्ट देख रहे हैं कि 2 केस और न मैंने पड़े हैं कोई कोल कंपनी के माध्यम से। तो जाहिर सी बात है, आज के डेट में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आज भी भारत देश में है। अगर आज आप आवाज़ उठाते हैं, तो जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी आवाज़ को दबाने के लिए, जो क्रांतिकारी थे भारतवर्ष के, उनको दबाने के लिए केस मुकदमा, उन पर FIR झूठा किया जाता था, वही आज भी चल रहा है। हम लोग लगातार शोषितों की आवाज़ उठा रहे हैं। MPL देखिए, एक ऐतिहासिक मामला रहा। MPL, अगर आप कभी भी निरसा जाइएगा, जो MPL है, वहाँ सुनने में आया है कि 15 से 20 मिनट तक आंदोलन खत्म हो जाता था, या फिर 10-15 हज़ार में मुआवजा लेकर आंदोलन खत्म हो जाता था। लेकिन आज हमारे संगठन एक मजबूती की तरह खूंटा गाड़ कर रहे हैं कि 15 लाख मुआवजा, हालांकि मंत्री, सूबे के मंत्री आए हैं, लेकिन 6 दिन तक खूंटा गाड़ कर हमारे साथ ही थे। और निरसा MPL के इतिहास में भी पहली बार हुआ कि वहाँ चारों तरफ से बंद किया गया था कंपनी को। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें लोगों को खल रही है। जो पॉलिटिशियन है कि एक साधारण सा लड़का, कल तक कोई जानता नहीं था और इतना बड़ा रिजल्ट ले आ रहा है, हिस्टोरिकल रिजल्ट लेके आ रहा है। निरसा में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था, वेदांता में भी हम लोग जो किया आज तक कभी नहीं हुआ था। तो हम लोग एक हिस्टोरिकल रिजल्ट दे रहे हैं पब्लिक के सामने, खासकर मजदूर का जो मामला है, दमित शोषितों का जो मामला है। तो ये चीज़ जो पॉलिटिकल पर्सन है, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो उनकी साजिश लगातार चल रही है हमें दबाने की, लेकिन हम लोग बीज हैं, उग जाएंगे फिर। अच्छा, अब थोड़ा मुद्दा हम लोग चेंज करते हैं। और आज डुमरी में इलेक्शन हो रहा है, आपको पता भी होगा, उपचुनाव हो रहा है वहाँ पे 2 प्रत्याशी उभर करके आ रहे हैं, बेबी देवी और यशोदा देवी। और इन लोगों का नाम भी रखा गया है कि एक NDA की तरफ से, एक इंडिया की तरफ से। आपका इसमें क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हम लोग शुरुआत में ही कहें कि हम लोग 2024 के एक फ्रेश पॉलिटिक्स की तैयारी में लगे हैं। और हमारे जितने भी साथी हैं, जो करीबी हैं और जो हमारे संगठन से बाकायदा लिखित तौर पर जुड़े हैं, उनको एक ही संदेश दिया गया है कि आप इस चुनाव को लेकर स्वतंत्र हैं, आप अपने विवेक बुद्धि के अनुसार कार्य करें। बाकी 2024 में हम लोग एक फ्रेश पॉलिटिक्स करेंगे और डुमरी हमारा उत्तरी छोटा नागपुर का केंद्र बिंदु रहेगा। लेकिन आज जो डुमरी में चुनाव हो रहा है, उसमें आपका कह सकते हैं समर्थन, या फिर अगर आप होते तो आप किसे वोट देते, ऐसे कह सकते हैं हम लोग? देखिए, अगर हम होते तो कह सकते थे, लेकिन चूंकि हम है नहीं, तो डुमरी, ऊपर से डुमरी कभी हम चुनाव के दरमियान पांव तक नहीं रखे हैं। तो डुमरी की जो स्थिति फिलहाल है, क्या चल रही है, उसके बारे में मुझे जानकारी तक नहीं है। और मैंने भी सोचा कि डुमरी चुनाव से खुद को फिलहाल दूर ही रखा जाए और हम लोग 2024 से उसके लिए फोकस कर रहे। जैसे कल ही हम लोग का रामगढ़ में 2 जगह प्रखंड विस्तार हुआ, आज हमारा चंदन क्यारी में है, चास में है। तो इस तरह कुल मिलाकर हम लोग अपनी शक्ति का प्रयोग पूरे राज्य में कर रहे हैं, ताकि हम लोग पूरे राज्य स्तरीय बदलाव कर सके, ना कि एक विधानसभा के लिए। अच्छा, अभी मैंने एक वर्ड यूज किया था, NDA और इंडिया, क्योंकि अब ये 2 गुटों में बढ़ चुकी है सारी पार्टियां। तो अगर आपको मौका मिले, क्योंकि आप भी 2024 में उभर करके आएंगे, वोट लड़ेंगे, आप भी इलेक्शन लड़ेंगे, तो आप किसकी तरफ जाना चाहेंगे, NDA या इंडिया? देखिए,
सबसे पहली बात है जो झारखंडियत को अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेगा। जो नहीं तो फिर हम लोग इंडिपेंडेंट रहेंगे। जिस प्रकार तेलंगाना, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के लोग अपनी स्थानीयता लोकेलिटी के आधार पर वोट करते हैं, हम भी झारखंड की जनता को कहेंगे कि लोकेलिटी के आधार पर वोट करें। और मुझे लगता है लोकेलिटी के आधार पर वोट करना होगा, नहीं तो यहाँ के लोगों का जिस प्रकार समस्याएं बढ़ रही है, जिस प्रकार से यहाँ के लोगों का ज़मीन अधिग्रहण हो रहा है, यहाँ के नियोजन को बेचा जा रहा है, हर इम्तहान जो सरकार ले रही है वो संशय में खड़ी दिखती है। तो मुझे लगता है लोकेलिटी के आधार पर झारखंड के लोगों को नेशनलिटी सेकेंडरी होना चाहिए और प्राथमिकता जो होनी चाहिए वो लोकेलिटी होनी चाहिए। यही तेलंगाना में होता है, तभी जाके आपका स्टेट आगे बढ़ सकता है। तो मतलब आपका कहना है कि अगर जो झारखंड की तरफ ध्यान नहीं देगी तो आप दोनों में से किसी को ज्वाइन नहीं करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग अपनी एक नई विचारधारा के साथ आगे बढ़ेंगे और इसके लिए हम लोग काम भी कर रहे हैं। आपका क्या क्या मैनिफेस्टो है 2024 के लिए? देखिए, मैनिफेस्टो बहुत ही बड़ा विषय होता है और हम लोग की आयु, हम लोग का विवेक उस मैनिफेस्टो की तुलना में थोड़ा अभी हम लोग को सीखना होगा। और उसी क्रम में हम लोग लगातार जो बुद्धिजीवी हैं, चाहे आप वकील की टीम, सलाहकार टीम है हमारी, उनसे लगातार हम लोग बैठते हैं। प्रत्येक 7 दिन में एक बार हमारी इंटरनली बैठक होती है और उसमें हम लोग मैनिफेस्टो को बाकायदा तैयार किया जा रहा है। और साफ शब्दों में कहा जाए तो अभी सबसे बड़ा इशू जो हमारे पास आया मैनिफेस्टो में वो है हमारे ज़मीनों का मैटर। जो कंपनियां अधिग्रहण करती है, कोई कार्य नहीं करती है, तो हम लोग का जो पहला यही होगा कि अपनी शक्तियों का सदुपयोग करते हुए ज़मीन वापसी की मुहिम चलाई जाएगी। ये बहुत सारे जगहों पे हो रहा है। जब झारखंड में आपने बूढ़ा खाप में लोगों का समर्थन दिया था, वहीं बड़का गांव में भी हो रही है, कई कंपनियां वहां बड़ी बड़ी आ रही है। इस पे आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे और आपकी सरकार आएगी तो इसमें कैसे बदलाव होगी? देखिए, बड़का गांव के बारे में बात करेंगे तो हमको लगता है कि बड़का गांव में इस प्रकार से कर्फ्यू लगा है जैसे मानिए वो भारत देश है ही नहीं, वो कोई तालिबान का क्षेत्र है। इस प्रकार से वहाँ के जनता के साथ शोषण किया जा रहा है। बाकायदा एक व्यक्ति से हमारी बात हो रही थी, उसने उनका बात एसपी से हुआ था, तो एसपी ने स्पष्ट कहा केंद्र का प्रेशर है। यानी सोच सकते हैं कि हाँ, उन्होंने स्पष्ट कहा ये केंद्र का प्रेशर है। और जो स्थानीय हमारे राज्य की सरकार है, एक दिन तो बताया कि आज चीफ सेक्रेटरी का प्रेशर है। अब बताइए, झारखंड के साथ बहुत माने अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। तो ये तो एक अलग ही मुद्दा हो गया। अगर सेंट्रल का इसमें प्रेशर है तो आप अगर जाइएगा सत्ता में तो इस प्रेशर को आप कैसे हैंडल करेंगे? प्रेशर को मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को दुनिया के सामने रखा जाए, क्योंकि अभी तक ये लोकतांत्रिक देश में आपका जो सबसे बड़ी शक्ति है कि आप अपने बातों को जो पटल होता है उस पर रख पाते हैं कि नहीं। तो अभी तक हमारे 14 सांसद हैं, लेकिन मुझे लगता है गंभीरतापूर्वक किसी भी सांसद ने झारखंड के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो अन्यायकारी दमनकारी नीतियां चल रही हैं, उसको किसी ने भी पटल पर ठीक से रखा नहीं। वो छिटपिट मुद्दे को रखते हैं, जो सेंट्रल मुद्दा हो, जिनमें माफियाओं संलग्न है, जिसमें कंपनियां संलग्न है, जिसमें केंद्र संलग्न है, इन सब मुद्दों पर आज तक बात नहीं हुई। तो सबसे पहले इस चीज़ों को डॉक्यूमेंट्री के साथ हम लोग सजा के जाएंगे। जब हम लोग जाएंगे, जब बहस करेंगे, अगर सदन में मौका मिला तो हम लोग केवल 5 मिनट का बहस नहीं करेंगे, हम लोग डॉक्यूमेंट्री के साथ, पेन पेपर के साथ, तारीख के साथ, समय के साथ हम लोग एक ऐसा बहस करेंगे जो शायद पूरी दुनिया को लगे, पूरे भारत वर्ष को लगे कि हाँ, झारखंड के साथ अन्याय हो रहा है, यह अन्याय रुकना चाहिए। अच्छा, आपने जैसे आप कह रहे हैं कि आप झारखंड के पूरे जनों के लिए आप भलाई करेंगे, आप बदलाव करेंगे, आप बदलाव करना चाहते हैं तभी आप सरकार बदलना चाहते हैं। जब हेमंत सोरेन आ रहे थे तब उन्होंने भी कहा था कि 1932 खतियान लागू होगा, ये होगा, वो होगा, पर अभी कुछ हो नहीं रहा है। तो कहते हैं जनता का भरोसा टूट गया है, तो जनता आप पे कैसे भरोसा करे? हाँ, देखिए, जनता भरोसा इसलिए करे कि हम लोग पुराने पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे। पुराना पैटर्न का मतलब है, सही बात है, सबसे पहले बात है कि जनता को भरोसा टूट रहा है, तो इसमें जनता भी दोषी है। जनता इसलिए दोषी है, अभी डुमरी उपचुनाव के चर्चे सुन रहे हैं, लाखों रुपए का कारोबार हो रहा है, एक पंचायत में 1-1 लाख प्रभारी को दिया गया है बांटने के लिए, जैसे हमें गुप्त सूचनाएं मिल रही हैं। तो जनता का अगर भरोसा टूट रहा है नेता से, तो कसूरवार जनता भी है। जनता अगर बिना पैसे के मतदान करती है तो मुझे लगता है कि नेता भी नहीं बिकेगा। अगर जनता बिककर मतदान करेगी तो नेता बिकेगा। नेता कहाँ बिकेगा? नेता कॉर्पोरेट के हाथों बिकेगा, क्योंकि कॉर्पोरेट उनको फंडिंग करती है। तो इसीलिए मैं पहले जनता को चाहूँगा, जनता जो ये राग अलापती है कि नेता ठीक नहीं है, तो नेता ठीक कैसे रहेगा? आप चुनाव में मुर्गा दारू लेते हैं, आप चुनाव में पैसा लेते हैं, प्रत्येक वोट की कीमत वसूलते हैं, तब मतदान करते हैं। अगर जनता 2024 में बिना भय के, बिना पैसे के अगर मतदान करती है तो निश्चित है जो भी नेता चुनकर आएगा वह भी बिना भय के और बिना किसी दबाव के उनके साथ खड़ा रहेगा। तो इसमें नेता को सुधारना है तो जनता को सुधारना होगा। हम बार बार बोले, शासन और प्रशासन, शासन को बदलना जनता के हाथ में है, प्रशासन को बदलना शासन के हाथ में है। मतलब कि आप सीधे शब्दों में कह रहे हैं कि जनता पैसा लेती है वोट के लिए, मतदान के लिए, तो जाकर के सरकार गलत चुन जाती है। मान के चलिए, अभी अगर हम लॉजिकली एक चुनाव की बात करते हैं, जैसे कि अभी चर्चा आया कि नहीं, एक हालांकि ये चर्चा ही है, इसको लिखित नहीं है, लेकिन फिर भी अनुमान लगाते हैं इससे का, क्योंकि जैसा मैसेज वायरल हो रहा है
अगर एक पंचायत में 1 लाख रुपया, तो मोटा मोटी हर एक विधानसभा जब 60 से 70 एवरेज पंचायत है, यानी 70 लाख रुपया केवल पंचायत के लिए है। उससे पहले इतना गाड़ी, मैंने नई एवरेज माना जाए तो हमको लगता है 5 से 10 करोड़ एक विधानसभा में खर्चा हो रहा है। अब मान के चलिए 80 विधानसभा है, तो इतना पैसा जो खर्च होगा, ये लीगली पैसा, इसको आप इलीगल नहीं कहेंगे, क्योंकि पोस्टर तो बनेगा ही, प्रचार तो होगा ही, गीत संगीत तो बनेंगे ही। इलीगल पैसा आपका 5 से 10 करोड़ खर्चा दिख रहा है, तो मान के चलिए जो इलीगल है, जहाँ वोटों का खरीद होगा, नेताओं को खरीद होगा, तो इसमें बहुत पैसा खर्च होता है। तो ऐसे में जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो पैसा देंगे जनता के बीच, और जनता की भी आदत हो चुकी है पैसा लेने की, तो पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो कहाँ से लाएगी? कोई एमपी कैंडिडेट उतना पैसा कहाँ से लाएगा? जाहिर सी बात है, अगर वो अपना जीवन का अपने संपत्ति बेच देगा तो उतना पैसा नहीं ले पाएगा। तो जाहिर सी बात है, उसके पास एक डील होता है कोई कंपनी के माध्यम से कि आप हमें कोऑपरेट कीजिए, जब हम जीत जाएंगे तो आप जमीन अधिग्रहण जब करेंगे हम साइलेंट रहेंगे, या फिर हम आपका सहयोग करेंगे। कंपनी को जमीन चाहिए, नेता को वोट चाहिए, और जनता को पैसा चाहिए। अगर इन चीज़ों पर रोक लगानी है तो सबसे पहले जनता को शुरुआत करनी होगी, बिना दबाव के, बिना पैसा के, बिना भय के, बिना लोभ के मतदान करना होगा। वचन देते हैं हम लोग 2024 में बदलाव करेंगे, और किए। एमपीएल में इतिहास बनाएं, वेदांता में इतिहास बनाए, जहाँ जहाँ जिस कंपनी में गए, जहाँ 1000 रुपया मुआवजा नहीं था, वहाँ हम लोग लाख, 10 लाख, 15 लाख तक लेकर गए। हम लोग कुछ नहीं है, एक वार्ड सदस्य नहीं है जो इतना बड़ा मुकाम हम लोग हासिल किए, इतनी बड़ी रिजल्ट को लेकर आ रहे हैं। तो अगर हमारे 1-2 माने आधे विधायक भी बन जाते हैं, 1-2 सांसद बन जाते हैं, तो बहुत बड़ा बदलाव हम लोग लेके आएंगे, ये निश्चय है, ये वचन भी है। अच्छा, अभी आपने फंडिंग का बात किया, मतलब कि आप बता रहे थे पैसों का इतना खर्चा होता है, वो लोग कहाँ से लाएंगे? आप ये तो इनडायरेक्टली फंडिंग ही हुआ। आप जेबी केसेस की भी सभा बहुत जगह हुई है, बहुत जगह, और अभी भी आगे शायद बहुत सारी है भी। तो आपको फंडिंग कहाँ से मिलता है? सुनते हैं कि जो हमने देखा भी है कि जो आप पंडाल बनवाते हैं वो पंडाल से कहीं ज्यादा लोग होते हैं। ये लोग कहाँ से आते हैं फंडिंग के, सभा के लिए फंडिंग कहाँ से? चाहेंगे मैडम कि देखिए, अभी जस्ट आप कोर्ट से घर मत जाइए, बाकायदा हम लोग प्रयास करेंगे आपको भोजन पानी अच्छे से कराएं। हमारी गाड़ी में सीट भी खाली रहेगा, आप ड्राइवर के बगल की फ्रंट सीट पर बैठिए। आज आपको हम चंदन क्यारी लेके जाएंगे, सॉरी 50, वहाँ हमारा कार्यक्रम है, और मुझे लगता है वहाँ भी बहुत भीड़ होगी। आप बाकायदा उनसे ही रिपोर्टिंग लीजिए कि आप क्यों आए हैं, कौन आपको लेकर आया है, और बाकायदा जो कमेटी के अध्यक्ष कोषाध्यक्ष है उनसे भी आप बात कीजिए कि ये जो पैसा आपका आया है पंडाल के लिए किसने दिया है, उनको सार्वजनिक करने बोलिए। क्योंकि देखिए मैडम, हम तो जाते हैं सभा करने के लिए, वहाँ कमेटी सभा का आयोजन करती है, कमेटी चंदा कलेक्ट करती है, तो मुझे लगता है उनके पास बेहतर जानकारी होगी। तो मैं आपको, जब आपका इच्छा करे, हमारी गाड़ी आपके लिए खाली है, आपका जितना हो सके हम लोग आदर सत्कार करेंगे, मेहमान नवाजी करेंगे, और एक बहन की तरह बिना किसी भय के माहौल में आपको अपने साथ लेकर जाएंगे। आप वहाँ रिपोर्टिंग कीजिए। जी धन्यवाद। हम भी यही चाहेंगे कि एक बार जाकर के जो इनके सभा में लोग होते हैं उनसे जरूर रूबरू हो, और ये सारी चीजें जो इन्होंने बोला है वो सारी चीजें उनसे जाने। लेकिन मेरा एक और सवाल है जो अभी उभरता हुआ आ रहा है, कहीं से हमने भी सुना है कि लोग कह रहे हैं कि ये महतो पार्टी है, कि महतो मिल करके गठबंधन कर रहे हैं और ये पार्टी बना रहे हैं। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? निरसा में एमपीएल की गेट में जिस परिवार को मृतक को मुआवजा मिला उसका नाम था शायद विजय किस्कू, तो इसमें महतो तो नहीं था। कुछ दिन पहले एक परिवार को मुआवजा तो चाची में दिलाएं, उसका सरनेम बावरी था, वो महतो तो नहीं था। उससे कुछ दिन पहले एक परिवार को मुआवजा दिलाएं, वो यादव था, उसका सरनेम तो महतो नहीं था। मेरा कहने का मतलब है कि आपकी पार्टी में जयराम महतो, आप खुद हुए, देवेंद्र नाथ महतो, संजय मेहता, ये सारे लोग आ रहे हैं। संजय मेहता महतो नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूज है, क्लियर कीजिए। संजय मेहता कुर्मी समुदाय से नहीं है, तो महतो मेहता, इसीलिए थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मनोज यादव भी हैं, देवेंद्र नाथ महतो, हाँ वो महतो हैं, लेकिन उसके फरजान खान हैं, दीपक रवानी बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं आपका। और बहुत देखिए, चूंकि कोई भी आंदोलन जब स्टार्ट होता है तो आंदोलन एक ही क्षेत्र से स्टार्ट होता है, वो धीरे धीरे पनपता है। जब वो धीरे धीरे पनपता है तो लोग फिर सपोर्ट करते हैं। अभी देखिए, आप बैठे थे, वो जो हमारे भाई थे, बड़े भाई, वो मुस्लिम समुदाय से थे, वो जिला परिषद थे, बाकायदा वो भी बोले कि नहीं आपका वर्क हमको अच्छा लगता है। तो ठीक जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमारा विस्तार होगा, तो जाहिर सी बात लोग जुड़ेंगे, क्योंकि हम लोग एक महत्वपूर्ण एजेंडे को लेकर चल रहे हैं, प्लस हम लोग नीति सिद्धांत के साथ चल रहे हैं, तो चूंकि समय लगेगा। और बाकी ये आरोप वही लोग लगाते हैं जिनको इस बात का डर है कि उनका पॉलिटिकल कैरियर आने वाला दिन जाके डैमेज होगा, तो इसलिए वो आरोप लगाते हैं। बाकी महत्वबात जैसा कुछ नहीं है। एक बात बताइए, जो भी आज मुद्दे हैं, जो भी अन्याय है, एक कम्युनिटी पर नहीं है, झारखंड की तमाम कम्युनिटियों पर है। आज जो विजय किस्कू का डेड बॉडी 6 दिन तक पड़ा रहा, मरने के बाद, वही विस्थापित परिवार से था, उसका जमीन पर एमपीएल खड़ा है, और उसका एक मांस गल गया इंसाफ पाने के लिए, तो क्या वो महत्व था? तो केवल क्या महत्व को किसके साथ नाइंसाफी हो रही है? नाइंसाफी झारखंड में सभी के साथ हो रही है, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो चाहते हैं कि इसे एक जाति का टैग दे के रखें ताकि आगे इम्प्रूव ना कर पाए। तो
उनकी ये मनसा कभी भी साकार नहीं होगी। आप देख सकते हैं चतरा, जो कि मुझे लगता है महत्व बहुल क्षेत्र नहीं है, आप भी सर्वे कर लें। कोडरमा गए, वहाँ तो खैर महत्व बहुलता है ही नहीं। मुझे लगता है पूरे जिले में शायद अगर कोई बाहर से जाके बसा होगा तो अलग बात है। तो वहाँ हमारी सभा में लगभग 10,000 के आसपास जनसैलाब था। नाला गए तो नाला तो वहाँ तो है ही नहीं, वहाँ भी जनसैलाब था। तो ये धीरे धीरे जो मिथक था वो टूट रहा है और लोगों का जो भ्रम है एक जाति को लेकर, वो भ्रम भी टूट रहा है और यही बातें नेताओं को पच नहीं रहा है। इसीलिए ये एक माहौल क्रिएट करके रखे हैं। एक जो फेक आईटी सेल होता है, उसी फेक आईटी सेल के माध्यम से आप फेक न्यूज़ को, र्यूमर को अफवाह के रूप में प्रसारित कर रहे हैं। जबकि सच्चाई यही है कि हम लोग ज्वलंत जो मुद्दे हैं, चाहे वो जिस समुदाय के हैं, उसके साथ डटे हैं, खड़े हैं और उनको इंसाफ दिलाने तक हम लोग प्रयास करते हैं कि टिक के रहें। अच्छा, मेरा एक आगे आने वाला बहुत आम सा सवाल है कि अभी आपने बताया कि आपके जो बगल में बैठे हुए हैं उन्होंने कहा कि आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये जो मैं सवाल पूछने जा रही हूँ शायद पूरे झारखंड के युवा का है कि आप सभा करते हैं और वहाँ पे हजारों की तादाद में लोग आते हैं और आपका सभा में जुटते हैं, आपका सहयोग करते हैं। आप एक आम गांव से उठे हुए हैं और उसके बाद फिर इतने बड़े आपको कह सकते हैं ओहदा मिल रहा है, आपको इतना सम्मान मिल रहा है, इतना आपकी सराहना की जा रही है। अभी आपको कैसा लगता है? देखिए, अच्छा तो लगता है कि साधारण परिवार से निकलकर आकर इतनी बड़ी ख्याति को प्राप्त करना, भी बहुत कम समय में इतना अपने आप को नेम और फेम को एस्टेब्लिश कर लेना, ये तो बहुत माने गौरव का विषय है। लेकिन साथ ही साथ इस बात को भी हमेशा फिक्र में रहते हैं कि इतनी बड़ी उम्मीद लेकर लोग हमारी और टकटकी निगाह से देख रहे हैं। इस उम्मीद पर खरा उतरना है तो उसके लिए मेहनत कई गुना ज़्यादा करना होगा और बाकायदा कर रहे हैं। आज बीमारी की अवस्था में भी लगातार हम लोग सभाएँ कर रहे हैं। जबकि अदर स्टेट से इलाज के आए हैं, लेकिन उसके बावजूद दवा खाने का तक का समय नहीं है। तो ये मैं इस सवाल पे भी आने वाली थी। कई बार हमने सुना है कि आप सभा पे हॉस्पिटल से डायरेक्ट आते हैं, अदर स्टेट से आप इलाज करवा के आते हैं। क्या समस्या है आखिर, हमारे दर्शकों को भी बता दें। देखिए, सबसे पहली बात है कि पिछले अगर 2 साल से आंदोलन चल रहा है और जब से आंदोलन चल रहा है मुझे लगता है कि 2 साल यानी 365 लगभग 730 दिन हुआ। 350 नहीं, हाँ 750 कुछ अधिक दिन हो गया। हाँ, तो उसमें मान के चलिए उस जितना दिन नहीं हुआ उससे ज़्यादा सभा हम कर दिए, यानी एवरेज एक दिन में 1.5-2 सभा कर दे रहे हैं। सभा करने वो तो विषय है ही, प्लस ट्रेवल। एवरेज हम लोग का 400 किलोमीटर का पर डे का ट्रेवल होता है, प्लस हम लोग का जो रूटीन है। देखिए, एक बात है, आप कुछ भी कीजिए समय के अनुसार चलिए। अगर आप समय को ही चेंज कीजिएगा तो भाई नुकसान होगा। हम समय को ही चेंज कर दिए, कैसे सो बता दे रहे हैं। अभी एक सामान्य व्यक्ति, उसको सुबह सो के उठने का समय है हार्डली 7 बजे तक, 5 से लेकर 7 बजे तक आपको उठ जाना है और रात को 11 बजे तक सो जाना है। हम लोग समय को ही चेंज कर दिए हैं और बिल्कुल 6 घंटा हम लोग सोते हैं 3 बजे। 3 बजे सोते हैं, उठते हैं लगभग 10, 11, 12 बजे एवरेज। अब बताइए, हम लोग समय को ही चेंज कर दिए हैं। सो के उठे 12 बजे, खाना कब खाएंगे? 2 तो बजेगा ही। फिर 2 बजे खाना खाएं, खाते खाते गाड़ी में गए, 3 बजे सभा अटेंड किए, फिर 2-4 को मीटिंग करते हुए फिर 9-10 बजे तक घर आए। फिर समीक्षा हुई कि सभा में आज क्या घटनाक्रम हुआ, करते करते 2-3 बज गया। तो हम लोग समय को ही बदल दिए। तो बीमारी का सबसे बड़ा कारण है कि समय को ही, मैंने एक यूथ होने के नाते हमको भी समय के अनुसार चलना चाहिए था, लेकिन अपनी ताकत को बहुत ज़्यादा उपयोग करते हुए समय को चेंज कर देते। इससे क्या हुआ कि जो लगातार कंटिन्यू बोलें। आज एक बात है, आज के डेट में आप जितना लोग मैंने मेंटली हार्म होते हैं उतना फिजिकली हार्म नहीं होते हैं। तो मेंटली बहुत ज़्यादा हम अपने आप को झोंक दिए। उससे क्या हुआ कि सबसे पहला जो स्पीकिंग था, तो जब भी आप एनर्जेटिक, चूंकि एनर्जेटिक भाषण देना तो कभी भी देखिए नाभि से असर करता है। आपकी जो ऊर्जा है, सभी बोलते हैं कि नाभि सबको कंट्रोल करता है। तो जितना हम एनर्जी लाते हैं बोलने के लिए, जितना ऊर्जा से बोलना चाहते हैं, उसका असर नाभि से होता है। तो जब नाभि से होता है तो नाभि के ऊपर जितना भी शरीर का पार्ट्स है उसको डैमेज करता है, वो आगे बढ़ता है। लंग्स में डैमेज करता है, सीना को डैमेज करता है, फिर गला को डैमेज करता है। और जब गला को डैमेज करता है तो फिर जो आप सोचते हैं बहुत ज़्यादा, तभी तो 3 घंटा बोलते हैं, तो माइंड को डैमेज करता है। माइंड को डैमेज करके फिर आँख में असर करता है। तो फिर इस तरह कुल मिलाकर मतलब नाभि से ऊपर 7 बीमारियों का मैंने जानकारी मिला है। हम नहीं चाहते थे कि पब्लिक के बीच इन बातों को रखें, लेकिन भाई आखिर कब तक आप छुपा के रख पाइएगा। तो उनको दरकिनार करते हुए हम लगे। हमको आज आपके चैनल के माध्यम से लाइव कहना चाहेंगे, हमने अपनी आयु को लगभग 10 से 15 साल कम कर लिया है। अगर हम मान के चलिए 50 साल जीते ना तो लगभग 35 साल कर चुके हैं। अगर 70 जीते तो हम अपनी आयु को 55 कर चुके हैं। ये मेरा दिल गवाही दे रहा है। तो इतना कुछ हम लोग झोंक दिए हैं राज्य के लिए, राज्य के ज्वलंत मुद्दों के लिए। उसके बावजूद भी अगर नहीं मैंने लोग अगर समझेंगे तो भाई उसके बावजूद हम लगेंगे। हम लोगों की शिकायत नहीं करेंगे, क्यों करेंगे? लोग हमारे भोले भाले हैं, उन्होंने कभी ऐसा बदलाव देखा नहीं है। उन्हें भी
थोड़ा समय लगेगा। उसके बाद भी अगर जीवन भर भी नहीं समझे तो हमें लोगों के प्रति कोई शिकायत नहीं रहेगी। हमें शिकायत खुद से रहेगी कि हम उस योग्य अपने आप को नहीं बना पाए। हम लोगों की शिकायत कभी नहीं करेंगे। हम न्यू पैटर्न के अनुसार पॉलिटिक्स करेंगे। हम जनता की शिकायत नहीं करेंगे। हम खुद की शिकायत करेंगे। हम में ही कोई कमी रहेगी, लोग हमको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। लेकिन उम्मीद करते हैं 24 में लोग बेहतर एक्सेप्ट करेंगे और पॉलिटिकली बेहतर परफॉर्मेंस हम लोग का होगा और रिजल्ट भी बेहतर आएगा। हम भी यही चाहेंगे कि जो लोग हैं वो इनकी समस्याओं को समझे, इनके जो मेहनत है उनको देखें। और लोग तो खुद ही 18 साल से अगर ऊपर के लोग वोट देते हैं तो उनमें खुद ही इतनी बुद्धि होती है कि किसे चुनना है, सरकार क्यों चुनना है, ये सारी चीज़ों को वो लोग देखते हैं। और उसके बाद भी जैसे इन्होंने कहा कि अगर पैसा लेकर अगर आप मतदान कर रहे हैं तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और उसके बाद फिर आप शिकायत भी करेंगे कि हमने वो सरकार चुना और उसके बाद वो सरकार कुछ कर नहीं रही है, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं यही कहूँगी कि आप पहले अच्छे से सोचें समझें और अपने लिए देख करके चुनें कि आपके लिए कौन सी सरकार अच्छा कर सकती है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि 2024 में चुनाव, आप बोले कि फ्रेश चुनाव के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, उस चुनाव की आप लोगों की अभी तक क्या ब्लू प्रिंट है, प्लानिंग क्या है ये सारी? हाँ, चूँकि ब्लू प्रिंट काफ़ी तैयार हुए हैं और उनको अभी हम लोग इसलिए सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं कि पहला बात, हमारे पास पॉलिटिकल जो है वो पावर कम है। जो पॉलिटिक्स में स्थापित लोग हैं वो लगातार हम लोग को डैमेज करेंगे, घेरने का प्रयास करेंगे। तो हो सके हमारे बताए गए रास्ते में वो अड़चनें पैदा करेंगे, या फिर अगर हम उनका नाम जब सार्वजनिक करेंगे जो हमारे लिए तैयारी कर रहे हैं उनके साथ समस्याएं हो सकती है। तो इसलिए ब्लूप्रिंट तैयार बहुत सारे हो चुके हैं और मैं लोकसभा का अनुसार लोकसभा का ब्लूप्रिंट है और विधानसभा के अनुसार विधानसभा का ब्लूप्रिंट है। दोनों का अलग अलग ब्लूप्रिंट है और जब जनता के बीच हम इन चीज़ों को लेकर जाएंगे तो जनता सराहनीय करेगी और मुझे लगता है समर्थन भी करेगी। हमने आज बात किया जयराम महतो से और आपके समक्ष जितनी बातें हो सकती थी उतनी बातों को रखने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और जयराम महतो को आपको देख करके खुशी हुई हो, क्योंकि अब कहते हैं ना झारखंड की युवा इतने, मैंने पर्सनली किसी को नहीं देखा था, बट आप पॉलिटिशियन हैं और सुपरस्टार की जैसे आपको लोग देखते हैं, फैन हो गए हैं आपके लोग। और जनरली ऐसे कोई पॉलिटिशियन के फैन नहीं होते। तो मैं भी यही चाहूंगी कि जो क्रेज दिख रहा है लोगों के बीच उसका आपको रिजल्ट भी अच्छा मिले। मैं भी खुद यही चाहती हूँ कि झारखंड में बदलाव हो और अगर ऐसा कुछ आप भी चाहते हैं तो आप अपने बुद्धि से आपको जिसको वोट देना है आप उसको वोट दें। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहे N4 न्यूज़ भारत।